गुड इवनिंग क्लास। हम लोगों का टॉपिक जो था वो डेटा हैंडलिंग चल रहा था। डेटा हैंडलिंग में हम लोगों ने अब तक स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कर लिया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली थी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हमने थर्ड लेक्चर के अंदर बार ग्राफ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि बार ग्राफ जो होता है वो कैसे बनाते हैं और बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं अगर क्वेश्चन में बार ग्राफ आ जाए। अब आज का जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मीन के बारे में पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं। इसमें पढ़ेंगे आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है, हमें कोई भी डेटा मिलता है, उस डेटा का अगर मुझे एवरेज निकालना हो लगभग, कि अगर मैं उस डेटा को सम अप करूं तो उसका कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, एक छोटा सा कंक्लूजन जो हो सकता है, कोई एक ऐसी वैल्यू जिसमें, जैसे एवरेज की बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, सबका डेटा कलेक्ट हुआ कि एवरेज जो है सबका स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट हुआ, सबकी 60 के 60 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो हमने ले ली। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो इस पूरे जो डेटा है इसमें वेरिएशन आएगा, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट छोटी है, सबकी हाइट अलग है, अलग अलग है। तो हम एक इसका एवरेज निकाल लेंगे कि एवरेज जो पर्सन है उनकी हाइट कितनी है। ठीक है, या फिर एवरेज मार्क्स की बात होती है, एवरेज मार्क्स कितने हैं। ठीक है, लाइक एवरेज मार्क्स 55 है, 55 तो है ही सबके मार्क लगभग। अब 55 से कम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, 55 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 55 से कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, लगभग 60 स्टूडेंट्स के 55 मार्क्स तो हैं ही, तो 55 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं या फिर 55 आ सकते हैं या इसके आसपास। तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो वैल्यू होती है एवरेज की, ठीक है, ये जो एवरेज की वैल्यू होती है, इसके आसपास वो सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं। इसलिए इसका जो नाम होता है वो हम एवरेज बोलते हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए 3 मेथड आते हैं। पहला आता है मीन, दूसरा मोड, दूसरा मीडियन, फिर तीसरा मोड। ठीक है, तो अब हम पहले मीन के बारे में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में मीन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। मीन का मतलब आप मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, और एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन बस यही होती है, इट इज द कोशेंट ऑफ sum of observations and total number of observations। इसका फॉर्मूला जो होता है वो इस तरीके से होता है। मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसका मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास 5 जने हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ 10 पहले के 5 मार्क्स है, दूसरे के 6, तीसरे के 3, फोर्थ के 4 एंड इसके 8। अब इनके एवरेज मार्क्स की बात हुई, मुझे मीन मार्क्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन थी ये 5, तो मैंने क्या किया, इन सारी ऑब्जर्वेशन का क्या मैंने सम कर दिया। तो इनको मैं प्लस कर दूंगी, 5 + 3 + 6 + 4 + 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे ये 5, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब मैं इसको सिंप्लीफाई मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे एवरेज मार्क्स पता चल जाएंगे। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मीन जो होता है वो 2 टाइप का, मतलब मीन जो होता है वो तो एक टाइप का होता है, लेकिन उसके फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा। अगर आपका डेटा जो है, ठीक है ना, उसमें ग्रुपिंग नहीं है तो उसके लिए अलग मीन हो जाता है। अगर आपके डेटा में ग्रुपिंग होती है तो उसके अंदर अलग मीन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड, पहला वाला केस ले लेते हैं। पहले वाला केस, व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड।
अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर ये वाला केस होता है तो मैंने मान लिया x1 ऑब्जर्वेशन जो है वो एक स्टूडेंट की आई, दूसरे स्टूडेंट की x2 ऑब्जर्वेशन आई, तीसरे की s3 आई, चौथी की x4 आई, ऐसे ये चीज़ xn तक चलती गई। दीज आर ऑल द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या n नंबर ऑफ पर्सन्स। जो पर्सन नंबर 1 था उसकी ऑब्जर्वेशन, अब वो ऑब्जर्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसकी हाइट का डेटा कलेक्ट करना था तो x1 जो है वो एक बंदे की हाइट हो गई। अगर मुझे उसके वेट का डेटा कलेक्ट करना है तो x1 जो है वो उसके फर्स्ट पर्सन का वेट हो गया। तो x1 इज द वेट और हाइट और मार्क्स और एनीथिंग एल्स वॉट एवर इट मे बी एक पर्सन का। x2 ऑब्जर्वेशन सेकेंड पर्सन की आई, x3 थर्ड पर्सन की आई, x4 फोर्थ पर्सन की आई, ये चलती गई xn तक। अब बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन्स थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मुझे पता है कि n थे, क्योंकि हमने क्या किया है, जो डेटा कलेक्ट किया है वो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी बात करें मीन की, इसका जो फॉर्मूला होगा मीन का, उसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ xi अपॉन n। ये क्या होगा, समेशन ऑफ इस तरीके से समेशन का साइन बनता है, ये होता है सिग्मा, समेशन ऑफ xi अपॉन n। अब यहाँ पर i जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से लेकर के i की वैल्यू 10 तक जाती है, सॉरी i की वैल्यू n तक जाती है। और इस साइन का मतलब क्या होता है, समेशन। अभी फॉर्मूला तो ये है, आप इस फॉर्मूले को तो याद कर ही लेना। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। हम अगर बात करें मीन की तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये चलता जाएगा xn तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब डिवाइडेड बाय n। तो अगर मैं मीन की बात करूं, मैंने इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशन को क्या किया है, सम किया है, तो मैंने सम के लिए एक साइन लगा दिया है, समेशन का छोटा सा साइन लगा दिया है, ताकि मुझे बार बार ये चीज़ लिखनी नहीं पड़े। उस साइन को मैं क्या बोलूँगी, सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। अब समेशन किसका, xi का। xi क्या है, एक जनरल टर्म है, एक जनरल टर्म है xi को किसी भी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल टर्म। तो वो जो i होगा वो कहाँ से वेरी कर रहा है, i इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पर x1 आ गया और कहाँ तक जा रहा है, xn तक जा रहा है, तो ये i इक्वल टू n। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक। और इसका साइन, इसका मतलब क्या होता है, समेशन का साइन होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xn तक ये जाता है, डिवाइडेड बाय n जो आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप इसे लर्न कर लेना। ये उस डेटा के लिए होता है जो अनग्रुप्ड होता है, जिसके अंदर ग्रुपिंग नहीं हुई। तो इसके अंदर आपको डेटा में सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे दी जाएगी और आपको ऑब्जर्वेशन का सम करना है और आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ xi अपॉन n, ठीक है। तो ये बात हो गई अनग्रुप्ड की। अब वो डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, इसका मतलब हमें इससे मतलब नहीं है कि उसमें ग्रुपिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक नया फॉर्मूला आएगा मीन का, वो भी पढ़ेंगे हम। पहले आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। और मैं अब सेकंड केस करवा रही हूँ। सेकंड केस वो है जब हमारे पास डेटा जो है वो उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो सेकेंड केस, when the data is in the form of frequency distribution। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर डेटा में मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हो तब मीन कैसे निकालेंगे। इसका मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, अगर ये भी दे दिया जाए आपको डेटा के अंदर, तो उस केस में जो आपको मीन होगा उसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ
एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब क्या होगा इसका मतलब, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक डेटा बता देती हूँ। मान लो x1 ऑब्जर्वेशन है, x2 ऑब्जर्वेशन है, x3 ऑब्जर्वेशन है, ये चलती जा रही है xn ऑब्जर्वेशन तक। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रिपीट होने की वो f1 है, इसकी क्या है रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी f2 है, इसकी f3 है और इसकी क्या हो जाएगी fn। अब क्या होगा, अब आप फॉर्मूला देखो, आपको सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको मैं इसके स्टेप्स लिखवाऊंगी नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि इसमें लिखवाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक बार फॉर्मूले देखने हैं। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन थी एक्स आई, आपने क्या किया, उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे आपने क्या किया, x2 मल्टीप्लाई बाय f2। ठीक है, फिर आपने क्या किया, x3 मल्टीप्लाई बाय f3, यहाँ पर x4 मल्टीप्लाई बाय f4, और फिर ये चीज़ जो है वो चलती गई और यहाँ पर क्या गया फाइनली xn मल्टीप्लाइड बाय fn। ठीक है, अब बात होती है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इनका सबका सम कर देना है। मतलब कि x1 f1, ठीक है, प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4, ये चीज़ चलती जाएगी xn fn तक। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या होगा, अब आपको ये जो सम है, समेशन ऑफ f1 x1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस xn fn, इसको आपको क्या करना है, जो आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी f1 f2 टिल fn, इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं आपको वापस बता देती हूँ फिर से, ये जो हम मीन का जो फॉर्मूला है वो निकाल रहे हैं जब डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। मतलब आपका कोई भी जो वेरिएबल है, ठीक है ना, उसकी अकर होने की चांसेस कितनी है, कितनी बार वो चीज़ अकर हो रही है, नंबर ऑफ आपकी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो डेटा में कितनी बार अकर हो रही है, अगर वो फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा हैविंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस काइंड ऑफ डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको एक ऑब्जर्वेशन दी हो x1 तो उसकी फ्रीक्वेंसी f1 होगी, दूसरे की x2 तो उसकी फ्रीक्वेंसी f2। ऐसे अगर xn तक आपको डेटा दे रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी fn है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, x1 f1 x2 f2 x3 f3 x4 f4 टिल xn fn। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने x1 f1 निकाला है इनको आपस में सबको प्लस कर देना है, और थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, इनकी समेशन से डिवाइड करना है, वो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है आपने उनको ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो इसका जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा मीन का, ठीक है, आप इस मीन के फॉर्मूले को याद रखना, ये जो मीन का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन का साइन आएगा वापस। ठीक है, समेशन जो होगा आई वो आपका फिर से i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक निकलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, आपने किसका समेशन किया, समेशन ऑफ fi xi अपॉन, फिर से समेशन का साइन आया, i जो है 1 से n तक गया है, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ fi। तो फॉर्मूला मेरे पास अल्टीमेटली क्या हो गया, समेशन ऑफ fi xi और i जो है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है अपॉन समेशन ऑफ fi, जहाँ पर फिर से i 1 से लेकर के n तक जो है वो वेरी कर रहा है। आपकी बुक में इसको स्टेप्स में लिखवा दिया, लैंग्वेज में लिखवा दिया, मैंने आपको लैंग्वेज में नहीं लिखा है, मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि इसमें करना क्या है, बिकॉज हमेशा अगर आप जब भी मीन निकालोगे आपको कभी भी लिखने के लिए नहीं आएगा, एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला जो आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास मीन के दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, बेसिकली कौन सा था, एक तो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा जिसके अंदर समेशन ऑफ xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब डिवाइडेड बाय n, और सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए मीन जो होता है उसका यूज होता है। ठीक है, फिर कई कई जगह जहाँ मीन काम नहीं आ पाता है, जहाँ हमें मीन इनएफिशिएंट लगता है, वहाँ पर हम मीडियन लगाते हैं, और जहाँ कुछ केसेस में हमें जो होता है अगर हमें मीडियन भी इनएफिशिएंट लगता है, इनसफिशिएंट लगता है, तो उस केस में हम मोड लगाते हैं। तो अलग अलग आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, आपका डेटा जो है वो
आपने कैसा कलेक्ट किया और उसको आपको किस तरीके से फाइंड करना, आपके मतलब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें मीन, मीडियन या मोड या क्या निकालना है। इसके बेसिस पे ये जो तीनों चीज़ें हैं हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल जो है उसका मीन निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिखनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 5 है, तो n आपका क्या हो जाएगा 5। अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगी, 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, सेकेंड 6, तीसरा 9, चौथा 12 एंड पांचवा 15। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस भी आ गई। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी 45 अपॉन 5 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सिर्फ 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखे, सबका सम कर दिया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी, जो कि 5 थी, उससे डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट 6 मल्टीपल, फर्स्ट 12 मल्टीपल आ गए तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7 p एंड 10 इज 8। देखो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 4 7 p एंड 10। इसका जो मीन है वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो मेरे को क्या है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। मीन जो है आपको ऑलरेडी दे रखा है, मीन इज 8, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करो 6 + 4 + 7 + 10 + p डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर 5 जो है वो अच्छा पहले क्या करेंगे, इसको प्लस कर देते हैं। 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 7 27 + p डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर क्या है, 5 जो है वो 27 + p से डिवाइड हो रहा है, तो वो अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो वो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 8 = 40 और यहाँ 27 + p। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 - 27 विच इज इक्वल टू 13। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ गई। तो हमने एक तो वो क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमको सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी और मीन फाइंड करना था, और दूसरी ऑब्जर्वेशन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग थी पर आपको मीन दे रखा था। तो दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन टेबल का है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो ईजी है, इनमें कुछ करना नहीं है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या टेबल से दिया हो वही मेन है, वो देख लेते हैं एक बार। तो द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीन वेट। तो मैं टेबल देख लेती हूँ। टेबल जो है उसमें वेट है इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर वेट है केजी के अंदर और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 25 वेट जो है वो 5 स्टूडेंट्स का है। उसके बाद 27 28 30, 27 28 30, 32 और 33, ठीक है। यहाँ पर 32 आ गया और यहाँ 33 आ गया, ठीक है। ये तो वेट हो गई केजी के अंदर। अब ये 2 बच्चों के थे, ये 3 बच्चों के थे, ये 6 बच्चों के थे और ये 5 और ये 4। अब देखो आपको टेबल में ऐसा नहीं दिया जाएगा कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्वेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये टेबल है, इस टेबल में हमने ऑब्जर्व क्या किया कि स्टूडेंट्स का वेट कितना है, तो वो वेट जो हो गए पर्टिकुलर वेट वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हमारे x1 x2 x3 हो जाएंगे ये ऊपर वाले, ठीक है। और जो नीचे वाला सेक्शन है, ठीक है, उसके नीचे वाली जो रो है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा वेट कितने जैसे 25 है वो
25 वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 5 स्टूडेंट्स का है, इसका मतलब 5 को हो जाएगी उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें मीन का वो फॉर्मूला लगाना है जहाँ पर हमें जो डेटा है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टेबल की। तो पहले मैं टेबल बना लेती हूँ। टेबल इस तरीके से बनेगी जहाँ पर हम एफ आई भी अलग से बनाएंगे, एक्स आई भी अलग से बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, एफ आई एक्स आई भी अलग से बनाएंगे, और इन सब का सम भी कर देंगे, और फिर हमें लास्ट में क्या करना रह जाएगा, सिर्फ इसका डिवीजन। ठीक है, तो अब हमारी बात होती है यहाँ पर टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या है, वेट। वेट क्या हो जाएगी आपकी एक्स आई, यहां पर आप लिख देना। ठीक है, दूसरी बात हो रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ आई। ठीक है, अब समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई वो आप यहां लिख दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो है वो है 25 वेट। ठीक है, 25 वेट क्या है, 5 स्टूडेंट्स का है। 27 वेट जो है वो 4 स्टूडेंट्स का आया। 28 वेट जो है वो 5 स्टूडेंट्स के आए। ठीक है, 30 वेट जो है वो 6 स्टूडेंट्स के आए। 32 वेट जो है वो 3 स्टूडेंट्स के आया, और 33 वेट जो है वो 2 स्टूडेंट्स का है। इस तरीके से टेबल बना दी। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में जो मेरे पास क्या है, एक्स आई, और ये क्या है उसकी एफ आई, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी पर्टिकुलर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 5 कितना होता है, 125। ठीक है, 27 इंटू 4 करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी ओवर हुआ, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 28 इंटू 5 5 8 ज़ा 40, 140, ये हो जाएगा 180, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। आ गई ये चीज़। हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स आई निकाल लिया, यहाँ पर हमने क्या निकाला, एक्स आई निकाल लिया और एफ आई निकाल लिया। अब हमें सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है। तो समेशन ऑफ एफ आई का समेशन जो होगा वो कितना होगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 25। और मैं देख लेती हूँ यहाँ से सम ऑफ इधर का सम ऑफ एफ आई एक्स आई, ये कितना आ जाएगा, 715। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये कितना आ जाएगा, 715। कुछ नहीं था, इनको कैलकुलेट करना है, अब उनको प्लस करना है। इनको प्लस करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली देख लिया, यहाँ से 715 आ रहा है। अब आपका फॉर्मूला आपको सिर्फ लगाना है। फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला ये था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही था। तो समेशन ऑफ एफ आई 715 डिवाइडेड बाय 25। अब देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 143 अपॉन 5 आ गया लास्ट में, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 6 30। 28.6 जो है वो इसका आंसर है। इसका मतलब ये जो मीन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28.6। ठीक है, ये पर्टिकुलर टेबल का है। अब आपको क्वेश्चन में अगर ये टेबल आ जाए, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको पहले ये टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस टेबल में आपको एक्स आई अलग से लिखना पड़ेगा, एफ आई अलग से लिखना पड़ेगा, दोनों को आपको दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, उस मल्टीप्लीकेशन का सम लिखना है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम लिखना है। अगर आपने इसको एफ आई मान लिया तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जर्वेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। आप इतना ध्यान रख लेना, जैसे कोई भी डेटा मैंने कलेक्ट किया, अगर मैंने क्लास मार्क्स कलेक्ट किए तो क्लास मार्क्स मेरी ऑब्जर्वेशन होंगी, क्योंकि मैंने डेटा को कलेक्ट ही क्यों किया है, सबके मार्क्स ऑब्जर्व करने के लिए। जहां पर मैंने यहाँ पर क्या किया था, डेटा को कलेक्ट क्यों किया, उनके वेट को देखने के लिए, वेट को मैंने ऑब्जर्व किया। तो इसका मतलब कि ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ, मतलब जो उनके वेट आए। अब कितने स्टूडेंट्स के कितने वेट आए, 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 25 kg वेट आए, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पर्टिकुलर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी क्या है और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आएगी आपको तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, मीन और अरिथमेटिक मीन एक ही चीज़ है। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ, अब ये देखो एक क्वेश्चन है, 6 9 12 15 18 21 15, वही तो 3 के मल्टीपल्स है, 21 24 27 और 30। इसका मीन निकालना है, कुछ नहीं करना, 6 + 9 + 12 + 15
प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके मल्टीपल्स को जस्ट ऐड करना है, ठीक है, आपस में, और अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 9 है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और आपकी टेबल है। अब देखो टेबल में क्या शो रखा है, वही वेट वाली टेबल है। मैं वापस बना देती हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, पर मैं आपको बता दूंगी कि इसमें आपको करना क्या है। इसमें आपको फिर से क्या दे रखा है? वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वेट जो है वो 67, 70, फिर 72, 73 और 75। ये 75 जो वेट है वो एक ही स्टूडेंट का है, 67 वेट 4 स्टूडेंट्स के हैं, ये 3 स्टूडेंट्स का है 70 वेट, 72 वेट 2 बच्चों का और 73 वेट 2 बच्चों का है। फिर आपको क्या करना है? फिर एक बड़ी सी टेबल बनानी है। वो टेबल ऐसे बनानी है, देखो टेबल इस तरीके से बनानी है वापस। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है? वेट। अब वेट के अंदर क्या आ जाएगा? XI आ जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? FI। फिर XI FI का प्रोडक्ट। फिर आपकी XI क्या क्या है? वेट आपका 67, 70, 72, 73, 75। इधर क्या आ जाएगा? 4, 3, 2, 2, 1। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी ओवर है, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, 7 3 ज़ा 21 210, 2 2 ज़ा 4 7 144, 3 2 ज़ा 6 7 2 ज़ा 14 146 और 75 इंटू 1 75। इनको सबको सम कर देना, इनको सबको सम कर देना, इसके सम से इसके सम को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है।